ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आज आर्टिकल, ठीक है, 1 से 395 तक। तो शुरू करते हैं आर्टिकल 1 से, ठीक है। तो पहला जो है क्या है, भाग फर्स्ट में कितना आर्टिकल, 1 से 4 तक, ठीक है। पहला आर्टिकल है संघ एवं उसका राज्य, ठीक है, धीरे धीरे बोलिएगा। दूसरा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। दूसरा तीसरा में क्या अंतर है, दूसरा में है कि मतलब कोई बाहर से राजा आ रहा है, ठीक है, जैसे सिक्किम को मिलाया गया तो आर्टिकल 2 के तहत, ठीक है, समझ रहे हैं। और तीसरा में क्या होगा, जो तीसरा है जो वर्तमान राज्य जो भारत में स्थित है, ठीक है, उसका मान लीजिए कि सीमा परिवर्तन करना है, नाम परिवर्तन करना है, या एक राज्य से काट के 2 राज्य बनाना है। जैसे कि तेलंगाना बना तो आर्टिकल 3 के तहत, अभी जो है पश्चिम बंगाल का नाम चेंज करने का बात चल रहा है तो भी होगा 3 के तहत। केरला का भी नाम जो है केरलम करने का बात चल रहा है तो भी आर्टिकल 3 के तहत ही होगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल चेंज हो, सीमा हो, नाम परिवर्तन या एक से बना के 2 राज्य करना हो तो आर्टिकल 3। चलिए अब है चौथा में क्या दिया है, पहला और चौथी अनुसूची में संशोधन जो है ना, मतलब अनुसांगिक और परमाणिक विषयों का उपबंध, जो अनुच्छेद मतलब सीधा सीधा समझिए कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन किया गया है वो जो है 368 के बाहर रखा जाएगा, ठीक है, 368 के जो है बाहर रखा जाएगा। चलिए तो 4 तक हो गया। अगला जो है भाग 2 समझिए, और उसमें जो कितना आर्टिकल 5 से लेकर 11, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। चलिए 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जब मान के चलिए कि संविधान लागू नहीं हुआ था उस समय जो नागरिकता जिसे बना हुआ था उस आधार पे जो है नागरिकता का प्रावधान है। चलिए 6 है पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन, मतलब जो पाकिस्तान से भारत जो आया है, ठीक है, 1950 या जब मतलब संविधान लागू हुआ उससे पहले जो पाकिस्तान से भारत आ गया था उसके लिए कुछ नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। और देखेंगे फास्ट बहुत है ना। 7 में पाकिस्तान को मतलब भारत से जो पाकिस्तान गया था अब फिर मान लीजिए कि वापस आना चाहता है उसके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया। किस कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 7। चलिए आर्टिकल 8 देखते हैं। इस सब में जो है आर्टिकल इंपॉर्टेंट 8 बहुत जरूरी है, ठीक है। ये जो है इंडियन ओवरसीज सिटीजनशिप, जो भारतीय अभी भी जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए है। जैसे भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के, भारतीय मूल मतलब उनके माता पिता में से कोई जो भारतीय थे लेकिन अब वो बाहर रह रहे हैं, उनके लिए जो नागरिकता का प्रावधान है वो आर्टिकल 8 भी आई। चलिए अब है 9, विदेशी राज्य की नागरिकता अगर स्वेच्छा से अर्जित करते हैं तो फिर आपका नागरिकता चल जाएगा, ठीक है, बिना पूछले जब इन्हें जाइएगा तो दिक्कत है, ठीक है। ये हो गया 9। 10 है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। मान के चलिए कि कुछ उल्टा पुल्टा काम नहीं करते हैं, है ना, देश विरोधी काम कुछ नहीं करते हैं तो आर्टिकल आपका नागरिकता जो है बना रहेगा। कौन सा आर्टिकल, 10। आर्टिकल 10। अब है कि भाई नागरिकता में जो है कोई संशोधन समय समय पर करना पड़ता है, देख रहा है कि घुसपैठी सब आ रहा है तो उसमें जो है संशोधन करने या मान लीजिए कि उसका कुछ नियम में चेंज करने का प्रावधान किसके पास है, संसद के पास। तो किस आर्टिकल में, 11। अब है मूल अधिकार, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसी को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। भाग 3 को, ठीक है, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, ठीक है, इसी को जो है संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें कहां से कहां तक है, 12 से लेकर 35, ठीक है, 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक। अब 12 में क्या है, 12 में उसका परिभाषा है, ठीक है। आर्टिकल 13, कुछ अधिकारों की असंगत या उनका अल्पीकरण, मतलब कुछ जो है राज्य को ये पावर दिया गया है कि कुछ अधिकार को सीमित कर सकता है, ठीक है। और ये रीट में भी आता है, ठीक है, मिला के रीट में भी आता है। सुप्रीम कोर्ट अगर जाएंगे ना तो आर्टिकल 32 के साथ साथ इसको भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऑप्शन में देता है कि कितना जो है आर्टिकल है ऐसा जिसके तहत जो रीट जारी किया जा सकता है, 3 गो, ठीक है। एगो हाई कोर्ट वाला हुआ कितना, 32, हाई कोर्ट वाला 226 और सुप्रीम कोर्ट 32, इसके साथ 13 भी जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रहे 13 वही है। चलिए ये सब तो सबको याद नहीं याद है तो समझिए बहुत बड़ा आप लोग
विधि के समक्ष समानता 14, ठीक है। अच्छा, विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन। विधि के समान संरक्षण अमेरिका, ठीक है। अब आर्टिकल 15 में है 5 गो, ठीक है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ठीक है। इसके आधार पे भी है, किसी आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15, 16 लोक नियोजन में, जो मान लीजिए सर्विस में जॉब में जो है उसका अवसर का समानता है, ठीक है। उसमें है जो भेदभाव कुछ नहीं होगा, वो हो गया। अस्पृश्यता का अंत, मतलब सीधा छुआछूत का अंत, ठीक है। इसमें उपाधि का अंत, ठीक है। पहले जो है राजा महाराजा का जो उपाधि रहता था उसका अंत किया गया है। और जो है वही प्रीवी पर्स लगता है 26वां संविधान संशोधन, हम लोग आर्टिकल अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो देखेंगे। प्रीवी पर्स समाप्त किया गया, वही उपाधियों का। लेकिन ध्यान रहे कि जो पद्मश्री, पद्म भूषण और विभूषण और भारत रत्न वो दिया जाता है आर्टिकल 18 के तहत, ठीक है। 19 वाक एवं वाक का स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार जो है इसी में, इसमें 6 गो है ना, 7 गो था, लेकिन याद रहे 19 का जो एफ है वो खत्म हो गया, एफ खत्म हुआ है, ठीक है। ए बी सी डी ई है और जी है, एफ जो है वही संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार कहाँ चल गया है? भाग नंबर 12 300 के कम है, ठीक है। ये जो संपत्ति का अधिकार था 19 एफ में था, पहले 19 एफ में था, ठीक है। वही जो चला गया। अभी इसमें मतलब टोटल कितना बच गया 19 में? 6 गो, ठीक है। 6 गो, वही जो समझिए रहे कि बसे उसे वाला जो है ना, बोलने का नहीं। अब है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। अब इसका 3 गो है, तीनों बता दीजिए तो। एक अपराध के लिए एक सजा, पहला। दूसरा क्या है? मतलब जिस कानून का उल्लंघन किया हो, कोई क्राइम करते समय उसी के तहत सजा। तीसरा, अपने खिलाफ जो है गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। 3 गो क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए, अब है 11 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब जो है किसी अन्य, मतलब अगर जो कानून है उसी के तहत किसी मतलब कोई आधार पे उसका जो है सीमित नहीं किया जा सकता है। जीवन और आजादी का स्वतंत्रता को ऐसे जो है बिना कानून के उसको छीना नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए देखते हैं क्या आपातकाल में भी 2 गो स्वतंत्र मतलब लागू रहता है, कौन? 20 और 21, इसलिए ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब ये जीने का आजादी है, समझिए। इसको जो है किसी भी हालात में कम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यही हो गया। अब 21 का में क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है, 2002। चलिए, अब है 22 क्या है? कुछ दशाओं में 20 और 22 2 में 3 है, ठीक है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है। मतलब ये जो है 22 आर्टिकल है, कोई अपराध करने के बाद के लिए नहीं है, अपराध को रोकने के लिए है, ठीक है। ताकि उसको जो है अपराध को करने से रोका जाए, ठीक है। इसीलिए है जो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, मतलब आप पे अगर डाउट होता है, हम पे अगर डाउट होता है तो उसको गिरफ्तार करके नजरबंद किया जा सकता है, ठीक है। इसमें भी 3 गो है, ठीक है। अगर किसी को गिरफ्तारी होता है तो वारंट लिया जाएगा, ठीक है। बिना वारंट के आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसलिए कोई कंडीशन में भले आप क्राइम कर दिए, लेकिन आपको पुलिस गिरफ्तार करने आता है तो आप खोज सकते हैं कि वारंट दिखाइए, तो उसमें लिखा रहेगा। दूसरा 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के अंदर जो है कोई मजिस्ट्रेट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कम से कम होना चाहिए, उस लेवल का अधिकारी वहाँ पेश करना होगा, ठीक है। तीसरा जो है कि मनपसंद वकील रखने का अधिकार। 23 बलात्कार, श्रम एवं मानव के दुर्व्यवहार, जो ही मतलब जो अवैध काम हो रहा है, ठीक है। उसका जो है किसी को जबरदस्ती जो है आप किसी काम करने के लिए बात नहीं किया जा सकते। वैसे रीति भी इसी में आता है, ठीक है, यही सब में आता है। जैसे बेगारी भी आ जाएगा, हाँ बेगारी भी आएगा, दास प्रथा भी आएगा, सब उसी के तहत है, ठीक है। चलिए, अब है कारखानों में बाल श्रम पर निषेध, ठीक है। 24 अगर मान के चलिए कि कोई बच्चा अगर 14 साल से कम है, कारखाना में काम कर रहा है या दुकान पे काम कर रहा है, होटल में काम कर रहा है, वो अवैध है, अगर आप कंप्लेन करिएगा तो वो आदमी फंस सकता है, लेकिन क्या जरूरी है। चलिए, तीसरा है 25 आर्टिकल 25 है, वही 25 से 28 क्या हो गया? धर्म के स्वतंत्रता, ठीक है।
तो 25 में क्या है, किसी भी धर्म को अंतःकरण से मानने, उसका पालन करना, प्रचार करना, जो भी है, ठीक है। तो ये 25 में सीधा सीधा समझिए कि धार्मिक स्वतंत्रता धर्म के स्वतंत्रता है, ठीक है। आप मान के चलिए कि हिंदू से मुस्लिम हो सकते हैं, मुस्लिम से सिख हो सकते हैं, ऐसा तो कोई विचार होगा नहीं, मतलब वो बोल रहे हैं। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है। इसमें मान लीजिए कोई आयोजन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक को भी मतलब वो तो नीचे दिया होगा 29-30 में, लेकिन इसमें वही है धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता, प्रबंध वही होता है मैनेजमेंट, मान लीजिए कोई आयोजन वगैरह कर सकते हैं। आर्टिकल 27 वही कर वाला है, ठीक है। धार्मिक जो कोई चीज हो रहा है उस पर जो पैसा इकट्ठा होगा उस पर कर नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए चंदा हुआ दुर्गा पूजा के लिए, अब 2 करोड़ रुपया हो तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए कर सकते हैं आप ये आयोजन। ये भी है जो 28 किसी निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता की है, और इसमें इसी में है आर्टिकल में कि जो धार्मिक शिक्षा जो है नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब रोक भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अब सरस्वती पूजा में कोई मुसलमान आएगा तो आप भगा नहीं सकते, ठीक है। या मान के चले कि ईद है तो जा सकता है, तो वही बात है। और उसमें है कि धार्मिक शिक्षा भी आप नहीं दे सकते, ठीक है। अब स्कूल में नहीं है कि एकदम मार के एकदम कुरान पढ़े ले, फलना चिलना ढकना एकदम मार के एकदम, ये सब गलत बात है। 29-30 चलिए 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्ग का हित का उल्लंघन नहीं कर सकते, है ना, उसका भी संरक्षण होगा, ठीक है। तो वही अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। फिर है शिक्षा संस्थान एवं स्थापना और प्रशासन करने का, वही अल्पसंख्यक है, मान के चलिए कि मुसलमान को भी अधिकार है, कोई शिक्षा संस्थान अपना स्थापित कर सकता है। मुसलमान क्या, कोई भी मतलब जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक का आधार क्या है, एक तो भाषाई आधार पे, क्या आधार पे, जनसंख्या के आधार पे, तो 2 ही आधार पे है। तो जो भी जनसंख्या के आधार पे है या भाषा के आधार पे उसको अल्पसंख्यक कहेंगे, तो उसका भी अधिकार है। आप ये नहीं कि बहुसंख्यक है तो उसको एकदम मारपीट रह रहे हैं, नहीं कर सकते। चलिए ये तो खत्म हो गया संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अनिवार्य जहाँ खत्म। इसमें अब ले दे के कुछ नहीं है, इसमें भी 2 थोड़ा इम्पोर्टेंट है, 32 इम्पोर्टेंट, 32 तो है ये। चलिए इस भाग द्वारा अधिकारी को परिवर्तित, वही उपचार के लिए है। सुप्रीम कोर्ट जो है इसी के तहत आप रीट जारी करता है, ठीक है। मौलिक अधिकार का जो उल्लंघन होगा तो इसी के तहत जा सकते हैं, ठीक है। 5 तरह के रीट होता है, कौन कौन, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, उत्प्रेषण, परमादेश, परमादेश तो वही है, अधिकार परीक्षा। चलिए ये तो खत्म है। एक 34 जो है मार्शल लॉ, ठीक है। मतलब कि मार्शल लॉ वही जो मान लीजिए कि अभी जैसे आसाम उसाम में लगते रहता है, मान लीजिए सैनिक शासन सीधा समझिए होगा, जहां लगेगा सरकार को कि कानून व्यवस्था गड़बड़ है वहां मार्शल लॉ लगा देगा, ठीक है। तो इसमें जो है वो 34 इंपॉर्टेंट है। और 33 में तो शायद वो है ना जो अर्धसैनिक बलों के लिए, ठीक है, सीआरपीएफ सब के लिए। चलिए ये हो गया डीपीएसपी, बुझ रहे हैं ना डीपीएसपी जी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसमें कहाँ 36 से 51, ठीक है। इसमें से एक आध को चांस रहता है ये दे देता है, नहीं तो आप तो आर्टिकल मिलाने के लिए दे रहा है, ठीक है। 4 को दे देगा, अभी नहीं सोचेगा एक आर्टिकल देगा, 2 जगह मिलाने के लिए दे देता है, 4 को 8 को दे देगा। चलिए 36 में परिभाषा जी, फिर से हो गया। इस भाग में मतलब यही, मतलब जो इसी में जो है ना राज्य को जो है संसाधन जितना रहेगा उसी पे डिपेंड करता है। आप इसके लिए जो है कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है, यही चीज है। क्योंकि यही है जो डीपीएसपी जो है बात योग नहीं है, ठीक है, और मौलिक अधिकार जो है बात योग है, ठीक है। तो यही है, ये जो है वही जितना मतलब राज्य के पास संसाधन है उसी के अनुसार वो अपना काम करेगा। आर्टिकल 38 जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 38 जो है राज्य लोक कल्याणकारी, मतलब लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, है ना। राज्य चाहता है कि सब में समन्वय रहे, लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, 37-38 लगता है, ठीक है, लेकिन 38 में इसमें जो है वही
कुछ जो है राज्य द्वारा अनुसरणीय तत्व, उसमें भी वही है, मतलब कुछ कुछ जो ऐसा चीज दिया, डिटेल पढ़िएगा तो पता चलता है कि कुछ कुछ ऐसा जो है ना तत्व है जो मतलब वो राज्य अनुसरण कर सकता है, ठीक है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये कब जोड़ा गया है? ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, 1976 में। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, मान के चलिए कोई अपराधी है, अगर पकड़ाता है, उसके पास अपना वकील है तो इसी के तहत दिया जाता है, ठीक है, सरकार की तरफ से वकील दिया जाएगा कि आप ऐसे ही किसी को केस सजा नहीं सुनाया जाएगा, ठीक है, उसको दिया जाएगा। कसाब भी पकड़ाया था पाकिस्तान का आतंकी, उसको भी दिया गया था, दूसरा लड़ाया गया था केस, ठीक है, भले वो केस हार जाए लेकिन सरकार की तरफ से जो है आपको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। अब हो गया 40, ये तो मान के चलिए कि आंख बंद करके भी याद रहना चाहिए नींद में, ठीक है। ग्राम पंचायत का गठन, सही बात है, ये सब नहीं याद है तो मान के चलिए कंपटीशन लाइक नहीं आप, ठीक है। 40 ग्राम पंचायत का गठन, इसमें कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है, जनता को कुछ दशा में, हर कंडीशन नहीं, कुछ दशा में उसका अधिकार है कि मान के चलिए कि काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, ठीक है। 42 काम की न्याय संगत मानवोचित और वही जो प्रसूति हित वाला जो है ना, और कहीं भी अगर मनरेगा के तहत इसमें आता है, ठीक है, मान लीजिए कि जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ सही कंडीशन होना चाहिए, फर्स्ट एड का व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि साला एकदम मान के 65 डिग्री टेम्परेचर में काम करा रहे हैं, ऐसा नहीं ना, उसका जो है सही कंडीशन होना चाहिए। काम की न्याय संगत और मानवोचित, ठीक है, मानव के अनुसार जो है उचित होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसी में जो है प्रसूति सहायता बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रसूतियों का जो सहायता है, ठीक है, मैटरनिटी लीव, ये सब इसी में। 43 है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, समझ रहे हैं, बनेगा जो मजदूरी बढ़ता है इसी के तहत जितना मजदूरी होना चाहिए कि उसका निर्वाह हो सके, है ना। अब दिन भर काम करा रहे हैं, 100 रुपया दे रहे हैं तो कुछ ठीक है, ठीक है ना, वो नहीं ले रहा है, को कहिए 10 रुपया दीजिएगा तो कहेगा 10 रुपया दे रहे हैं, 10 लोग और दे रहे हैं, लौटा देता है 20 लेकर, ठीक है। तो कर्मकारों के लिए जो कोई भी अगर मजदूरी है तो उसका जो है इतना मजदूरी होना चाहिए उसका निर्वाह हो सके, तो निर्वाह मजदूरी। 43 का फिर किसमें जुटा, इसी के तहत जुटा है, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो भी का है ना उसी के तहत जुटा है। उद्योग में जो है, उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भी भाग लेना। मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, उद्योग है, तो उसमें जो काम करने वाला है उसका भी राय विचार होना चाहिए, ठीक है, नहीं कि मन मनता जब चालू किया तब बंद कर दिए, ठीक है। तो यही कह रहा है, यही जो है ना पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है, वर्कर्स का भी जो है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सहकारी समितियों का बढ़ावा, ठीक है, सहकारी समिति किसमें हो जाएगा, 43 के ख में, ठीक है, 43 के ख में। चलिए अब 44 है, तो 44 पे सब नहीं बताना पड़ेगा, ये सब बच्चा जानता है, ठीक है। यूनियन सिविल कोड यही है, ठीक है, हाँ यूसीसी, ठीक है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, भारत में सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य गोवा, उसी समय से चला आ रहा है, ठीक है, वो पुर्तगाली के समय से ही चला आ रहा है, ठीक है, उस समय 1954 समथिंग 1961 से है, ठीक है। आजादी के पहले से कहेगा कि किस राज्य में चला आ रहा है, तो गोवा, ठीक है। आज अभी वर्तमान में जो है पहला राज्य उत्तराखंड, दूसरा गुजरात में भी प्रोसेस में अंडर प्रोसेस है, लागू नहीं हुआ, ठीक है। ये हो गया 44। 45 में है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। ये राज्य का कर्तव्य होगा कि जो 0 से 6 वाला है ना, 0 से 6 साल तक के लिए बच्चों को निःशुल्क, मतलब इसी में आंगनबाड़ी आएगा, ठीक है, आंगनबाड़ी जिसको आंगनबाड़ी कहते हैं, ठीक है, इसी में आएगा। चलिए अब आर्टिकल है 46, इसमें जो है SC ST के लिए, ठीक है, SC और ST, ठीक है, SC ST के लिए जो है व्यवस्था किया गया है शिक्षा के लिए, ठीक है, SC ST के लिए शिक्षा का व्यवस्था इधर आ रहा है, कुछ रंगल है। चलिए अब है 47, पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को सुधार करना, ठीक है। इसी के तहत जो है ना 47 में
हाँ शराब वाला, शराब जो शराबबंदी है 47 के तहत ही, ध्यान रहे, ठीक है। शराबबंदी किसमें? 47 में। चलिए अब है 48 में कृषि और पशुपालन, ठीक है। 48 में कृषि और पशुपालन। आई जो है उसके बाद पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। ये भी जोड़ा गया है 42वें में, ठीक है, 1976, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। चलिए 49 में जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, वस्तुओं का, ठीक है। कोई भी जो पब्लिक मतलब ये है प्रॉपर्टी, उसका जो संरक्षण है, या जो तो हाँ पब्लिक प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, जो मेन है स्मारक का संरक्षण, जैसे लाल किला हो गया, जैसे कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, इस सब का जो संरक्षण है इसके तहत किया जाएगा। 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। न्यायपालिका जो पालिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कार्यपालिका हम लोग का कौन हो गया? जो मंत्री परिषद है, ठीक है, मंत्री परिषद हो गया कार्यपालिका। न्यायपालिका जो हाँ तो वही ना मंत्री परिषद में राष्ट्रपति का सिग्नेचर तो होना चाहिए ना, बिना उसको कैसे हो। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है। कोई भी राज्य का कर्तव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दे, ठीक है। तो इसमें ये हो गया। चलिए अब है 51 के का, ठीक है। ये हो गया मौलिक कर्तव्य, कहाँ से लिया गया है? रूस से, रशिया से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जो समझिए। मौलिक कर्तव्य, हाँ 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अब आया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है। मतलब यहाँ से संघ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए 52 में भारत के राष्ट्रपति, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्र में निहित होगी, ठीक है। जो भी अगर बिल बन गया है, कोई भी मतलब कानून बन गया है, जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा वो फाइनल नहीं होगा। मतलब कि सारा जो शक्ति है आखिर में किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति का निर्वाचन, समझ रहे हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन 54। निर्वाचन की रीति मतलब इसी को कोटा कहते हैं ना जी। मतलब निर्वाचन किस आधार पे होगा? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति पे होता है, ठीक है, यही होगा। कोटा ये होता है। राष्ट्रपति की पद अवधि, ये जो जनरली कितना होता है? 5 साल, ठीक है। एक जनरली होता है 5 साल राष्ट्रपति की पद अवधि। कौन में? आर्टिकल 56, ठीक है। आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ठीक है। ऐसे राष्ट्रपति जो है कितना बार निर्वाचित हो सकता है? भारत में उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन अमेरिका में लिमिटेशन है 2 बार, ठीक है। भारत में भी होना चाहिए, राष्ट्रपति का होना, प्रधानमंत्री का जरूर होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट बात कीजिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के लिए देखिए इंसान के लिए इशारा काफी है, बाकी हम राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए अर्हता, ठीक है। मतलब वही जो भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष का उम्र पूरा कर लिया हो, लोकसभा के बनने के लिए योग्य हो, वही हो। शर्त में भी वही आएगा, शर्त में, लेकिन वो हमको लगता है पागल दिवालिया सन्यासी में ये सब आएगा। कुछ जो है शर्त वाला में अलग आएगा, ठीक है। याद रखिए 58 में जो है अवताएं, 59 में शर्तें, ठीक है। शपथ प्रतिज्ञा 60 में, ठीक है। अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया 61। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका संविधान से, ये जो है इंग्लिश से लिया गया। राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति के लिए निर्वाचित व्यक्ति पद अवधि 62। मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद एकाएक रिक्त हो जाता है, तो उसके लिए जो भी व्यक्ति जो है निर्वाचित होगा वो बस 6 महीना के लिए होगा, ठीक है। 6 महीना के अंदर उसका एनी हाउ चुनाव होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हो गया 62। 63 में भारत का उपराष्ट्रपति, क्या बुझे? भारत के उपराष्ट्रपति 63। 64 में है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ठीक है। आर्टिकल 64 में है उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। सभापति तो राज्यसभा का कौन करता है? यही
अच्छा, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति के रूप में कि सभापति के रूप में? सभापति के रूप में। सभापति के रूप में। अभी कितना वेतन मिलता है? 4 लाख। ठीक है, अभी जो मिलता है इनको 4 लाख। 4 लाख। चलिए, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान, हाँ अब मतलब जो हो गया 65 में क्या है, राष्ट्रपति का एक मर गया, मतलब जो भी हो कुछ भी हो, तो उसका जो है अनुपालन करेगा कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उसका जो है कर्तव्य का कार्य का निर्वहन दिया है। ठीक है, अगर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वो सभापति तो करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। ठीक है, वो एक ही काम करेगा। ठीक है, वो फिर इसको जो है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का सारा सुविधा मिल जाएगा। ठीक है, एज लाइक राष्ट्रपति। 66, अब 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। चलिए, 67 उपराष्ट्रपति के पद अवधि वही होता है 5 साल ही। ठीक है, 67 में 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय जो राष्ट्रपति में कितना था? 62 में ना, वही चीज यहाँ भी क्या है? 68 में। ठीक है, मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति को कुछ हो गया या किसी कारण से इस्तीफा दे दिया, अभी देखे थे ना, तो उसमें जो है तो यहाँ तो आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए और जो है उसका जो निर्वाचित व्यक्ति की पद अवधि तो इसी में दिया है। ये भी जो है 6 महीना तक जनरली रहता है। 67 किए वो दिए थे। ठीक है, वो दिए थे। ठीक ना, ये देने वाला बात नहीं है, ये है जो व्यक्ति इस पद को धारण करेगा। मान लीजिए कि अभी जो खाली हुआ था अभी तो चुनाव हो गया, बीच में उसके जगह कोई आया नहीं, तुरंत चुनाव हो गया 1 महीना के अंदर। अगर मान लीजिए कि वो खाली हुआ था तो कोई व्यक्ति को बैठाया जाता। ठीक है, तो वो जो है 6 महीना तक रहते और 6 महीना के अंतर्गत चुनाव होता। वो चीज यहाँ दिया है। और वो जो इस्तीफा दिए वो 67 के 1 के तहत था। ठीक है, वो जो इस्तीफा दिए वो 67 के 1 के तहत। चलिए, आर्टिकल 69 69 उपराष्ट्रपति का शपथ और प्रतिज्ञान। उपराष्ट्रपति का शपथ प्रतिज्ञान कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। हाँ। 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का, हाँ मतलब आप कोई कारण हो एकाएक राष्ट्रपति गए कुछ हो जाए तो वो उपराष्ट्रपति का कर्तव्य है कि संभालेगा कुछ दिन के लिए। चलिए, 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विषय होगा उसका सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट। चलिए, बात करते तो कहाँ चल गया? लगता है वो एडिट कर नीचे ऑफिस में रखा होगा। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, एडिट करेंगे ना रह गया। वहीं लिख दीजिए ना। बाहर का समाधान हो जाएगा। देखिए 73 शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। उत्तर में वही एक मंत्री परिषद होगा जो प्रधानमंत्री को हेल्प करने के लिए। 74 में हो जाएगा एक मंत्री मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री को हेल्प। 75 में हो जाएगा ना, प्रधानमंत्री 75 के 1 में ना प्रधानमंत्री, इसमें पीएम हो जाएगा। ठीक है, अब 75 में वही मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिया है। ठीक है, और अन्य उपबंध है। अब 75 के 1 में पीएम हो जाएगा, फिर 76 से आ गया। ठीक है, 76 में भारत का महान्यायवादी। ठीक है, अभी भारत वर्तमान में महान्यायवादी आर वेंकट रमणी। ठीक है। 77 भारत सरकार के कार्यों का संचालन। भारत सरकार का जो भी कार्य का संचालन हो रहा है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 77। ध्यान रहे 77 और 78 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 77 और 78 दोनों में कंफ्यूज नहीं करिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। कोई भी कार्य हो रहा है तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सूचित करेगा। ठीक है, बताएगा। तो वो 78 और 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन। ठीक है, ध्यान रहे। चलिए, 79 में संसद का गठन, 80 में राज्यसभा की संरचना। ठीक है, और 81 में लोकसभा की संरचना। इसे निकाल देना, ये सब कुछ है। कुछ नहीं सर, हो गया। चलिए, अब है 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात जो पुनः समायोजन, वो वाला जो है ना, हाँ। क्या बोलते हैं, जो परिसीमन आएगा। परिसीमन ले लिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। परिसीमन जो है,
परिसीमन इसी के तहत है, ठीक है। अच्छा, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जो होगा ना, ये कौन होता है? चुनाव आयोग। हाँ, चुनाव आयोग का अध्यक्ष जो होता है ना, वही, क्योंकि उसी के आधार पे तो होता ही है, परिसीमन के आधार पे ही सीट का बंटवारा वगैरह होता है, तो वही होता है। देखिएगा, कोई अगर दिक्कत है तो बोलिएगा। चलिए, संसद के सदनों की अवधि। अब संसद का जो सदन का अवधि है उसका बारे में उल्लेख है इसमें, किसमें? 83 में। चलिए, लोकसभा का कार्यकाल कितना? 5 साल। और राज्यसभा के राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ठीक है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। चलिए, आर्टिकल 84 सदस्यों की सदस्यता के लिए, सदस्यों के लिए जो है उसका जो अर्हताएं होना चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए, 25 साल उम्र पर पूरा कर लिया हो, ठीक है। और मान के चलिए कि वो पागल दिवालिया ये सब जो है ना, सन्यासी नहीं हो, आप वो सन्यासी नहीं समझिएगा जो बीजेपी से जुड़े हैं। चलिए, 85 संसद के सत्र 17वां और विघटन इसी के तहत होता है। आयु करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। 17वां विघटन सब कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अरे तो करेगा तो सब प्रधानमंत्री करेगा, राष्ट्रपति तो तोता है, ठीक है। वो राष्ट्रपति का भारत में कोई पावर नहीं है, राष्ट्रपति को कॉस्मेटिक पद है, ठीक है। भारत में 2-3 गो जो पद है, इतना खर्चा होता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा, विधान परिषद, ये सब का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सब ऐसी खाली है, इसमें अरबों खरबों डेली खर्चा है। चलिए, 86 संसद सदनों के अभिभाषण और उनका संदेश भेजने का राष्ट्रपति का कर्तव्य, ठीक है। ये जो है मतलब, अच्छा, राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होता है या संदेश भेजते हैं? वही जब या तो प्रत्येक साल जो नया सदन प्रारंभ होगा, हाँ, या प्रत्येक चुनाव के बाद, ठीक है। वो राष्ट्रपति का कर्तव्य। देखते नहीं होगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल 26 जनवरी के जो है सरकार का जो मैनिफेस्टो होता है उसको पढ़ते हैं कि क्या क्या सरकार द्वारा कार्य किया गया। तो राज्य में राज्यपाल करेंगे और उधर राष्ट्रपति करेंगे। इसमें विशेष अभिभाषण है, ठीक है। इसमें कुछ जो है विशेष अभिभाषण विशेश परिस्थिति में, ठीक है। विशेष परिस्थिति में जो है राष्ट्रपति मान के चलिए कि देश को संबोधित करेंगे या कुछ भी संसद को संबोधित करेंगे, ये विशेष अभिभाषण है। 87 ध्यान रहे, 87 में विशेष अभिभाषण। 88 मंत्रियों के बारे में और महान्यायवादी के अधिकार, ठीक है। भाई मंत्री है तो मंत्री और महान्यायवादी का भी कुछ अपना अधिकार है, उसी का जो चर्चा है वही है कि महान्यायवादी है जो बैठ सकता है किसी भी सदन में वोट नहीं दे सकता है। हाँ, महान्यायवादी के बारे में वही हुआ कि मान के चलिए कि किसी भी संसद में बैठ सकता है, लेकिन वो बस वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो जो है सरकार का मुख्य विधि अधिकारी है ना, तो मान के चलिए कोई भी कानून से संबंधित मामला होगा तो बैठता है। 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, ठीक है। राज्यसभा का सभापति, इसलिए ध्यान रहे कि जो उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति जो है सभापति के रहेगा, ठीक। तो किस किस आर्टिकल में? 64 हाँ, 64 इसके प्लस 64 और 89 कहेगा कि किस आर्टिकल में जो है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के रूप में जो है उल्लेख है, राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो ठीक है, 64 में तो है ही है सीधे सीधे, और यहाँ भी है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख, ठीक है। 64 और 89 दोनों। 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ठीक है। ये जो सीरियल है यहाँ से लेके, क्या समझे, ठीक है। हाँ, मान लीजिए कि उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से। अब कहिएगा कि उपसभापति सभापति इसलिए नहीं दिया कि सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ जब यही आइएगा लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तो उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चर्चा रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो सभापति का चर्चा नहीं है, क्योंकि सभापति का जो उपराष्ट्रपति का हटाने का वो जो प्रक्रिया है वो अलग है। 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन, सभापति के रूप, हाँ मतलब सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन, सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अन्य व्यक्तियों की शक्ति, ठीक है। मान लीजिए कि अब उपराष्ट्रपति नहीं है तो सभापति तो नहीं हुए, तो उसके जगह पे जो उपसभापति होंगे, जैसे अभी हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है, तो बीच में जो हट गए थे जगदीप धनखड़, तो वही कर रहे थे सभापति, ठीक है, उपसभापति। तो उन्हीं का जो है ना अब कर्तव्य का उल्लेख है। जब उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेंगे तो फिर वेतन उतन सब उन्हीं का मिलने लगेगा, तो उसी का उल्लेख है। अब है 92 में है कि जब सभापति उपसभापति का पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, मान लीजिए कि कोई प्रक्रिया चल रहा है हटाने का,
तो उस समय जो है वो सभापतित्व नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब पीठासीन नहीं रहेंगे, वही हुआ कि सभापतित्व नहीं करेंगे, लेकिन उनको जो है 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा कि ठीक है हम आपको हटाने जा रहे हैं, आप सोच लीजिए, सोच के क्या कीजिए। ठीक है सर, क्या हो रहा है? ये तो अलग थोड़ा चला। और पेजवा हो गया फिर यहाँ से। कोई बात नहीं, गुस्सा आने तो ऐसा ही होता है, एक चीज दो बार रिपीट होता है। चलिए अब 93 93 93 में सेम चीज जो 89 से हुआ था, क्या समझ। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चर्चा कहाँ है? 93। 94 में अध्यक्ष, देखे थे ना डिफरेंस हुआ ना, वहाँ सभापति नहीं दिया था, यहाँ दिया, ठीक है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद से हटाया जाना, उसका उल्लेख जो है 94, ठीक है। 93, 94, 95 वही अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन या अध्यक्ष के रूप में जो उपाध्यक्ष है या उपाध्यक्ष की जगह कोई और व्यक्ति काम करे उसका उल्लेख है इसमें। 95, 96 में जब जो है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का वही हटाने का प्रक्रिया रहेगा तो नहीं करेगा, क्या समझ रहे हैं ना, वो कार्य का संचालन नहीं करेगा, मतलब सभापतित्व या अध्यक्षता नहीं करेगा। 97 सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन भत्ता, सबसे बड़ी तो इम्पोर्टेंट यही ना है, बिना पैसा के कुछ काम होता है नहीं, क्या सर? तो ये बहुत बढ़िया से बताएंगे, बिना पैसा के कुछ कराते हैं पूजा वूजा? नहीं, होने समझ आ रहा है बोलो। चलिए, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस। अच्छा ब्राइटनेस बढ़ गया है, आँख में भार पड़ रहा है, चश्मा लगाइए। संसद का सचिवालय किसमें? 98 में। संसद का सचिवालय 98। 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है। संसद सदस्य वही ना, इसी के तहत ना दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर जो है सबको शपथ दिलाता है। चलिए छोटे की ठीक तो है। फट जाएगा। सदनम हाँ 99 में शपथ प्रतिज्ञान हो गया। 100 में सदनों में मतदान या नियुक्ति होते हुए सदन की कार्य करने की शक्ति या गणपूर्ति। गणपूर्ति कितना में है? 100 के 3। 100 के 3, तो ये है। इसमें जो मतदान भी करता है ना, जो मत बराबर होने की स्थिति में जो लोकसभा का अध्यक्ष जो है मतदान करता है, निर्णायक वोट इसी में। अब इसमें जो है 101 में ये स्थान का रिक्त होना, कभी कभी जो होता है ना, कोई कोई जो मान के चलिए कि मान लीजिए 2 सीट से जीत गया, ठीक है, तो कोई कोई जो है स्थान का रिक्ति हो जाता है, कोई को छोड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो अगर 6 महीना के अंदर नहीं छोड़िएगा दोनों, तो दोनों खाली हो जाए, ठीक है। तो इसी में उल्लेख है कि स्थान का रिक्त होना, तो उसके लिए जो चुनाव ना होगा उसका जो है। अब सदस्यों के लिए निर्भरता है, वही है सदस्य के लिए भी है, जो कंडीशन है होना चाहिए कि मान के चलिए लोकसभा का है तो उसका वो एज होना चाहिए 25 साल, या वही पागल दिवालिया सन्यासी ना हो। बाकी अच्छा, संसद बनने के लिए कितना तक पढ़ा होना जरूरी है? यही है वो नहीं है, ठीक है, कि आप जो है ढेला छाप के कहीं बन सकते हैं। चलिए 103 में सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित वही प्रश्न पे विनिश्चय, मतलब वही अब क्या है, सदस्य मान लीजिए कि उस योग्य नहीं ठहरता तो उस पे भी जो है कुछ सवाल जवाब होगा, तो वही उल्लेख है। अनुच्छेद 104 में 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले, तो मतलब वही निर्धारित किए जाने या बैठने का और मत देने के लिए शास्त्री है, ये थोड़ा सा है डिग्री है, इसको हम देखे थे एक दिन लेकिन भुला गए क्या है एक्चुअली, सही बात है। तो इसमें जो है ना थोड़ा सा 99 वाला अनुच्छेद इसको देख लीजिएगा, लेकिन ऐसे ही सब इम्पोर्टेंट है भी ना। चलिए अब है आर्टिकल 105, संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों का शक्ति और विशेषाधिकार, ठीक है। वही जो मान के चलिए कि जो समिति होता है ना संसद के, लोक लेखा समिति हो गया, प्राक्कलन समिति हो गया, तो उसका जो है समिति का सदस्यों की शक्ति और उसका विशेषाधिकार है, ठीक है, क्या है नहीं है उसको देखिएगा। अब इसमें जो है
सदस्यों का वेतन और भत्ते, ठीक है, जो संसद सदस्य है उसका वेतन भत्ते का उल्लेख किसमें है? 106 आर्टिकल 6 में। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 105 और 106। 107 हो गया विधेयक के पूरा स्थापित और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है, ठीक है। 107 में जो है विधेयक को पूरा स्थापित करने या पारित करने के संबंध में उपबंध है। चलिए, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा आपको याद रहता है इसलिए पूछता नहीं है। क्योंकि पूछेगा वही जो कंफ्यूजन होगा, वो सब आ नहीं रहा, 108 है, 44 है, 40 और 32 दे नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसे लेकिन याद रखिएगा, कम से कम छटाएगा तो क्वेश्चन छटाएगा कहाँ से? जो टेढ़ रहेगा याद नहीं होगा, हल्का याद करिएगा नहीं, देगा टेढ़ तो हल्का याद रहेगा तो टेढ़ छटेगा, ठीक है। मतलब सीधा सीधा कहना याद करना है। चलिए 109 आर्टिकल 109 में धान विधेयक, हाँ 109 और 10 में कंफ्यूजन होता है, गलती होता है, ठीक है। वहाँ बाबा नहीं बनना है, आपको नहीं बोलना, ठीक है। इसमें जो है धान विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ठीक है, उसमें जो है उल्लेख किया गया। इसमें जो है 110 में परिभाषा, ध्यान रहे धान विधेयक होता क्या है, वो परिभाषा इसमें दिया गया है। अच्छा, धान विधेयक को परिभाषित कौन करेगा? कौन जो धान विधेयक है कौन नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, ध्यान रहे। तो इसमें परिभाषा, इसमें प्रक्रिया, ये दोनों याद रहना चाहिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत है। 111 विधेयक पे अनुमति, ठीक है, विधेयक पे अनुमति 111। 112 तो बजट हो गया, हाँ उल्लेख नहीं है लेकिन बजट, ठीक है। ऐसे बजट शब्द का कहीं संविधान में चर्चा नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, 112 के तहत। 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, ठीक है, जो है प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया है 117। इसमें जो है इधर देखिए 9, 8, 9, 10, ठीक है, 12 तो है ये है। इधर से देखिए 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेखानुदान, ठीक है, 17 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ई में विनियोग विधेयक, इसको देखिएगा, विनियोग विधेयक, विनियोग जो है ना लेखानुदान 14, 15, 16 में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, 14, 15, 16 में, लेकिन क्लियर हो जाएगा। ई विनियोग हो गया। अरे विनियोग विधेयक वही है ना, विनियोग विधेयक लाया जाता है वित्त विधेयक के लिए, ठीक है। कोई भी जो, हाँ कोई भी जो धन है ना, जब तक आपका विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा ना, आप धन निकाल ही नहीं सकते हैं संचित निधि से, ठीक है। तो वही जो है विनियोग विधेयक है। पहले जो है विनियोग विधेयक पारित कराना ही, वही जब विनियोग विधेयक नहीं पारित होता है ना, तो वोट ऑन अकाउंट लेखानुदान जो 116 के तहत लाया जाता है। अगर मान लीजिए कि किसी केस में विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ, तो नहीं पारित हुआ तो आप धन निकाल नहीं सकते हैं, इसीलिए एक व्यवस्था किया गया है इमरजेंसी में, लेखानुदान, इसी को इंग्लिश में वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, वोट ऑन अकाउंट इसी को कहा गया। मतलब तत्कालिक रूप से, या जिस वर्ष चुनाव ना होना रहता है, मतलब अपना पैसा निकाल लिए, ठीक है, इस आर्टिकल के तहत, और उस समय के लिए काम कर लिए, ठीक है। या इमरजेंसी में कोई जरूरत है तो वही 116 के तहत। 117 में है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध, समझ रहे हैं। वहां था 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, यहाँ 117 में वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध। 118 में है प्रक्रिया के नियम, ठीक है, इसको बस इतने याद रखें कि प्रक्रिया के नियम। 119 संसद में वित्तीय कार्य एवं उसका प्रक्रिया विधि का विनियमन है, ठीक है। संसद में जो भी जो कार्य हो रहा है वित्तीय कार्य, ठीक है, उसके बारे में चर्चा है इसमें। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 119। अब ये जो है 20, 21 और 22, ठीक है, 23 भी ले लीजिए, 23 याद रहता है इसलिए देता नहीं है। चलिए, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है, उसका जो है 120, ध्यान रहे 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है। 121 संसद में चर्चा पे निर्बंधन, ठीक है, मतलब ये जो है कार्रवाई का जांच नहीं किया जाएगा, यही उल्लेख है, ठीक है। जो संसद के जो है कार्रवाई चलता है उसका जो है जांच नहीं किया जाएगा, कोर्ट मतलब इस पे नहीं कर सकता है। आर्टिकल 122
जो न्यायालय द्वारा जांच नहीं किया जाना है, ठीक है, सॉरी 122 में जो है न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई के जांच नहीं किया जाएगा, ठीक है, चाहे वो कोई का कार्रवाई हो, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, किसी का भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है, वो 122 में। आइए तो वही हो गया। विश्रांति काल में जो है अध्यादेश मतलब जारी करेगा, कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति जो है 123 के तहत अध्यादेश जारी करेगा, राज्यपाल 213, इसी को पलट देना है, ठीक है, वही ना अध्यादेश जारी करता है। मान के चलिए अध्यादेश कब जारी करेगा? जब संसद सदन नहीं हो, ठीक है, संसद मतलब कार्य की अवधि में नहीं हो, संसद जो है बैठक के दौर में नहीं हो, तभी जारी करेगा। अच्छा, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितना समय तक जारी रह सकता है? 6 सप्ताह। कितना? बस 6 सप्ताह, 6 दिन का 3 साल ना 42 दिन ना। बड़ी अफसोस है, क्योंकि बता रहे सर 6 सप्ताह अब हो गया 6 माह 6 सप्ताह, ठीक है, अधिक 6 सप्ताह बोल रहे हैं, करीब वही बोल रहे हैं, 6 माह मतलब 6 सप्ताह अधिकतम 7 माह ये कर दे। अब ये कैसे होता है? क्योंकि 2 सदनों की अवधि मैक्सिमम 6 माह होना चाहिए, क्योंकि 6 माह के बाद आपको बुलाना ही बुलाना है सदन, तो 6 माह तो वो हो गया। और जब सदन शुरू हो जाता है उसके 6 सप्ताह तक लागू रहता है, ठीक है। अगर उस दौर में जो अध्यादेश जारी किया गया था, अध्यादेश मतलब एक तरह से कानून होता है, तो जो अध्यादेश जारी किया गया था अगर उस पर कानून बना देता है संसद तो ठीक है, वो कानून बन जाएगा, नहीं तो 6 सप्ताह के बाद वो लैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे 2 तरह से, जनरली ऐसे 6 माह होता है, लेकिन मैक्सिमम कहेगा ना तो 6 माह 6 सप्ताह, ठीक है। लेकिन इसको 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अरे वो तो आप बोल रहे हैं, शासन वो तो राष्ट्रपति शासन को 6 महीना को कर करके बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, वो राष्ट्रपति शासन हो गया। चलिए 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं उसका गठन, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का स्थापना और उसका गठन इस आर्टिकल के तहत 124 के का राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग आया भी और चल भी गया, ठीक है, 2014 में आया था ना, जो हाँ 99वां में आया था, ठीक है, और 2015 में फिर सुप्रीम कोर्ट हटा दिया। अभी जो है जजों की नियुक्ति किस आधार पर होता है? कॉलेजियम प्रणाली, ठीक है, यहाँ पर है कॉलेजियम प्रणाली। 19 में ना उसको 14 वो रद्द जो कर दिया था 15 में, ठीक है, 19 में, 14 में तो लगता है लेवे किए और उसी में रद्द कर दिया, ठीक है। तो अभी जो है जजों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम मतलब जो है उसमें जज जो है नामित कर दिया, वो हो गया। अब जज जो है मान के चलिए कि अभी जो है लगभग वो 2-4-10 परिवार के मिला के पूरा जज का सिस्टम चल रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार कहीं है तो उसी में, जुडिशियरी में ही, ठीक है, बोल नहीं सकते हैं। 124 के ख आयोग का कार्य, ठीक है, 124 के ग संसद में कानून बनाने की शक्ति, 125 में न्यायाधीशों के वेतन, ठीक है। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कितना मिलता है? 2,80,000। ये सब कैसे आप लोग करते हैं, ठीक है। और नॉर्मल जो जज होता है 50,000, इसको 50,000, ठीक है। और ये जो फिर हाई कोर्ट में हो जाएगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिलेगा 2,50,000, और सुप्रीम कोर्ट के नॉर्मल जज को 2,50,000, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को 2,80,000। अरे उसको जो है ना वीडियो में रोक दीजिएगा, एक बार लंबा नहीं कीजिएगा, तो नहीं करेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। काटे ना काट दीजिए। आर्टिकल 126, ठीक है, ये है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, ठीक है, कार्यकारी जो मुख्य न्यायमूर्ति होता है उसका नियुक्ति। चलिए 127 बड़ी इंपॉर्टेंट है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति उस समय की जाती है जब मान के चलिए कि किसी समय जो है कोरम पूरा नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब बहुत सारा कोर्ट में केस है, पेंडिंग है, और
कोरम होना चाहिए ना भाई, सबके लिए कोई 3 जज बैठेगा, कहीं 5 जज बैठेगा, कहीं 7, उस टर्म के लिए कोर में नहीं पूरा हो रहा है तो जज को उठा के ले जाता है हाई कोर्ट से या कहीं से और उसको नियुक्त करता है उस टर्म के लिए खाली। जैसे ही केस का खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। आई तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, नियुक्ति उक्ति जितना है राष्ट्रपति आंख बंद करके मारना है, ठीक है ना, क्योंकि नियुक्ति का भी प्रधानमंत्री और कोई करता नहीं है। नियुक्ति का मैक्सिमम काम जो भी है सेंट्रल में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। इतना बड़ा पद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, वही है उच्चतम न्यायालय का मान के चलिए बैठक उठा हुआ तो जो भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उसका भी कभी कभी उपस्थिति होता है तो उसका उल्लेख है 128 में। 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है, रिकॉर्ड मतलब उच्चतम न्यायालय का जो हर फैसला होता है वो क्या होता है? रिकॉर्ड होता है, ठीक है। वो मतलब अगला जो केस आएगा उसके आधार पे उसका निर्णय दिया जा सकता है, ठीक है। मान के चलिए कि संविधान बन गया है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ भी होता है, हाई कोर्ट के साथ भी होता है। मान के चलिए कि कोई अगर शादी की उम्र घटा दिया है सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट, कहीं का हाई कोर्ट मान लीजिए कि दिल्ली में कर दिया है शादी का उम्र, मान के चलिए लड़का के 25 साल कर दिया, अब कहीं केस लड़ा जाएगा उस आधार पे, तो उस आधार पे दिया जाएगा कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसका किया था तो उसको आधार बनाया जाता है, ठीक है। सुनाया गया फैसला एक कानून बन जाती है। तो हाई कोर्ट में 215 के तहत होता है, ठीक है, रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय, और इसमें 129 बात को बुझिए। अब है उच्चतम न्यायालय का स्थान, ठीक है। उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? जैसे दिल्ली में है और ऐसे एक दो बार जो बैठक कहीं कहीं दूसरे जगह पे हुआ है, ठीक है। एक जगह जम्मू कश्मीर में हुआ है, एक हैदराबाद में हुआ है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान का उल्लेख है 130 में। हाँ, अभी है सुप्रीम कोर्ट का जो है आरंभिक अधिकारिता, आरंभिक या मूल अधिकारिता, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ना, जैसे 2 राज्यों का मामला चल रहा है या राज्य केंद्र का मामला चल रहा है, केंद्र शासित राज्य का मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट मंगा लेगा अपने यहाँ, ठीक है। क्योंकि जब 2 राज्य है तो किस हाई कोर्ट में आप लड़िएगा मामला? नहीं ना, वो जो है उसका अपने आप मामला बनता है सुप्रीम कोर्ट का ही, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायालय का जो है आरंभिक या प्रारंभिक या मूल या मौलिक जो है अधिकारिता है। खत्म हो गया। 132 कुछ मामलों में जो है न्यायालयों में, उच्चतम न्यायालय में न्यायालय की अपीली अधिकार था, ठीक है। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से, हाँ, वो जो है डायरेक्ट अपना मंगा सकता है, ठीक है। मान के चलिए कि कोई केस है वो हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के लग रहा है कि नहीं, उसके यहाँ नहीं, वो डायरेक्ट मंगा सकता है, ठीक है। यही जो है 132। 133 उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित, समझिए ना, एगो सिविल होता है, एगो कोची फौजदारी हो गया, क्रिमिनल, सॉरी, हाँ, सिविल और क्रिमिनल, ठीक है। तो वही तो यहाँ सिविल मामला है 133 में, समझ रहे हैं। सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकार था। अगर कोई सिविल मामला फंसा हुआ है उसको जो है उस अपील के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है मंगा सकता है हाई कोर्ट से। आई हो गया दंडिक विषय, वही क्रिमिनल विषय, समझ रहे हैं ना। 134 जस्ट क्रिमिनल को हो गया तो उसको आरंभिक अधिकारिता के बारे में है 134। आर्टिकल 134 के क्रम में क्या है? उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र, ठीक है। उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए कोई अगर आप अपील करते हैं उसके लिए प्रमाण पत्र होना चाहिए। 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और उसका शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाना है। मान के चलिए है 136 और 137 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 136 से भी ज्यादा 137, ठीक है। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत 136 137 में जो है ना, यही न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट कोई अपना फैसला को ही रिव्यू कर सकता है, ठीक है। तो ये जो हो गया निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय विशेष इजाजत, ठीक है। यही जो है 37 है 137, ठीक है। 136 में हो गया अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। 136 37 देखिएगा। बाकी है सब बहुत डिटेल। 138 अब उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि,
उच्चतम न्यायालय के अधिकारता में वृद्धि करेगा कौन? संसद करेगा, ठीक है, संसद करेगा, ठीक है। तो ये जो है किस आर्टिकल में? 138। उच्चतम न्यायालय की अधिकारता में वृद्धि 138। अब है कि कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाए। कुछ मतलब और विशेष परिस्थिति में जो है ना, ऐसे तो 32 के तहत रीट निकालता ही है, लेकिन 139 में भी है कुछ जो विशेष परिस्थिति में कुछ रीट निकालने की शक्तियों को उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाए। वो 139 के का कुछ मामलों का अंतरम, ठीक है, वही जो ये भी मामला वही है, हाईकोर्ट से केस उस मंगाने वाला कुछ और बाकी सब कुछ खास है नहीं। 140 में उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियां हैं, कुछ होगा। 141 है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर अवध करना। हाँ, उच्चतम न्यायालय जो मान लेके चलिए उच्चतम न्यायालय का कोई भी जो विधि है या उसके द्वारा कोई फैसला दिया गया, वही तो बता रहे थे, उसके द्वारा जो कोई फैसला दिया गया है वो सभी न्यायालय पे बाध्य होगा, लागू होगा, ठीक है, उसको आप टाल नहीं सकते हैं, वहाँ बाप बैठा है। चलिए 142 उच्चतम न्यायालय डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण, कुछ ऐसी है। अब 143 ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सबको याद भी रहता है इसलिए देता भी नहीं जल्दी। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। अब इसमें दो केस है, राष्ट्रपति सलाह मांगेगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बात है? नहीं, ना तो बात है और ना जो है ये बात है, और ना सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश दे भी दिया तो राष्ट्रपति मानने के लिए भी बात नहीं है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से टेढ़िया है सही बात, क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति का मतलब सीधे सीधे मंत्री परिषद, समझ रहे हैं ना, और मंत्री परिषद का सीधे सीधे मतलब है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री जो होता है टेढ़िया होता है समझ रहे हैं, इसीलिए वो मांग लेता है, ना उसका देने के लिए बात है और नहीं मानने के लिए। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, किसकी जगह प्रधानमंत्री के बढ़िया से बोलिए। आज तो प्रधानमंत्री अपने देश का थोड़े बोल रहे हैं। सिविल न्यायिक पदाधिकारियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाता है। हाँ, इसमें ये देखिए न्यायालय का नियम किसमें है? 145, ठीक है, न्यायालय का नियम जो है 145। देखिए देख के आप पढ़ना 395 संभव थोड़े है, देख के समझ में आइए होगा कौन कौन याद करना है, मैं बुझा रहा है तो वही है। उसमें 100 को आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है 100 को याद कर लीजिएगा तो आप सब क्वेश्चन बना के आइएगा, ज्यादा जल्दी मट उजार हो जाएगा। नहीं कोई गुरुवक होता है, सभी रट के बैठल है और फिर वो एग्जाम में गलत मार देना। अब सब याद कर ले, 148 भूल आ गए तो गोबर ना है तब इसमें जो है क्या है? कैग है, कैग, हाँ, कैग के फुल फॉर्म कुछ होता है बोलिए? कंट्रोलर नहीं, कंपट्रोलर, COM होता है, कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखिएगा स्पेलिंग गलती नहीं ना, गलती है, कौन वाला है? डबल एल होगा क्या? अरे जब आदमी गलती बोलता है हाँ डबल एल होगा, जो भी हो मतलब समझ रहे हैं। कन नहीं होगा, ठीक है, कम होगा, ठीक, कन नहीं होगा, कंट्रोलर नहीं होगा, कंपट्रोलर होगा, ठीक है, कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो भी है। चलिए 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्ति, ठीक है। 148 सब भूल जाइए और ये सब याद रखिए तीनों, ठीक है। 148 उसको भी पता है कि लेकर सब याद करके भुला गया। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो कर्तव्य और शक्ति होगा 149 में। 50 में जो होगा संघ और राज्यों का लेखाओं का प्रारूप, जो संघ और राज्य में जो लेखा का प्रारूप तैयार करेगा उसका उल्लेख है। और उसके बाद जो सम परीक्षा प्रतिवेदन, मान लीजिए कि वहां है तो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, वो अपना जो जांच उच करके प्रतिवेदन जो सौंपेगा, प्रतिवेदन मतलब वही सौंपना, तो वो होगा राष्ट्रपति को सौंपेगा। अगर राज्य में वो जांच किया है तो राज्यपाल को सौंपेगा, ठीक है। तो ये हो गया 151, समझ रहे हैं जी। 48, 49, 50 और 51, इसमें सब इम्पोर्टेंट है। खाली 148 याद करके रहिएगा तो नहीं कुछ होगा।